नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर कंसल्टेंट रनर इन पीएसपी एकेडमी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जाम 2000 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम 1 to 50 क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जो कि इस पार्ट में होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम 50 to 100 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देन नेक्स्ट में थर्ड वन में 101 to 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एग्जाम आज की डेट में बड़ा टेक्निकल हो गया है, और टेक्निकल होते हुए उसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो काफी कम आ रहा है। तो अगर आप इस एग्जाम को पास करने की को प्लान कर रहे हैं, तो आपको स्टडीज बहुत सीरियसली, बहुत सिंसियरली और विद इन ए रेंज ऑफ गाइडेड करिकुलम करनी पड़ेगी। ये आपको हम डिस्प्ले कर रहे हैं पीएसपी एकेडमी का एफ कार्ड एग्जाम के 2024 के फाइनल रिजल्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा। तो टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन में पास आउट हुए हैं पैन इंडिया, वो थे 244। उसके आधे पीएसपी एकेडमी से थे 121। एक सिंगल बैच से 4 मंथ्स की स्टडी में टोटल पैन इंडिया में जो पास हुए, उनमें से आधे हमारे सिंगल बैच के पीएसपी एकेडमी से। देन ये जो 244 रिटन एग्जामिनेशन में पास हुए, आउट ऑफ विच इंटरव्यू के बाद 137 टोटल पास हुए पैन इंडिया बेसिस। एंड आउट ऑफ 137 जो पीएसपीएंस थे जिन्होंने पीएसपी के साथ स्टडीज की एंड सक्सेस हुए, वो थे 80। तो हमारा रिजल्ट कॉन्स्टेंटली इसी तरह से है। आप लास्ट 3 इयर्स के टॉपर्स देख लीजिए, या टॉप 10 देख लीजिए, या लास्ट 10 इयर्स के टॉपर्स देख लीजिए, टॉप 10 देख लीजिए। पीएसपी एकेडमी हमेशा टॉप में रही है, और हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि पीएसपी एकेडमी ही टॉप में रहे। अगर हम सिटी वाइज रिजल्ट की बात करें, तो दिल्ली में टोटल जो पास हुए, ये हम बात कर रहे हैं विद इन द रेंज ऑफ 80 पीपल जो हमारे पास हुए। उनका अगर हम बाइफरकेशन करें दिल्ली कमिश्नरेट से, हमारे जो है 43 स्टूडेंट्स पास हुए। टोटल जो दिल्ली में पास हुए हैं वो 46 हैं। अहमदाबाद में टोटल पास हुए हैं 20, उनमें से पीएसपी एकेडमी से थे 16। मुंबई में टोटल पास हुए हैं 42, उसमें से पीएसपी एकेडमी के थे 15। कोलकाता में टोटल पास हुए हैं 10, उसमें से पीएसपी एकेडमी से हैं 4। चेन्नई में जो टोटल पास हुए हैं 19, उसमें से पीएसपी एकेडमी के हैं 2। तो such is the result of PSP Academy. You can trust us, you can faith upon us, and we will deliver the result. Next batch हमारा 5th of November 2024 से स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 तक एक्सटेंडेड होगा। देन इसकी फीस जो है वो 25,000 है। मॉर्निंग 7:30 to 9 क्लासेस होती हैं 5 डेज इन ए वीक। उन 5 डेज में मंडे एंड फ्राइडेज ऑफ होते हैं, रेस्ट ऑफ द डेज क्लासेस होती है। और अगर जरूरत होती है तो संडे को एक्सटेंडेड आवर्स की भी क्लासेस होती है।
तो दोस्तों ये हमने बात की DSP एकेडमी के परफॉर्मेंस की। आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन CBLR रिटर्न एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2020। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, तो हमें जो मिले कस्टम एक्ट से 59 क्वेश्चंस थे 2020 पेपर में, विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स रेगुलेशंस। सिर्फ और सिर्फ जो येलो बुक आती है फेयर एक्ट जो है कस्टम्स एक्ट, उसमें से 59 क्वेश्चंस थे। रूल्स रेगुलेशंस जो कस्टम एक्ट के साथ है उनमें से 37 क्वेश्चंस आए। टोटल जो क्वेश्चंस आए वो 96। वो जो येलो बुक है उसमें से टोटल क्वेश्चंस आए 96। कस्टम एक्ट रूल्स रेगुलेशंस ऑल टुगेदर। Then compliances थे 13 questions. This is the toughest part of customs procedures. तो compliances से आए 13 questions. Narcotics, drugs and psychotropic substances से आए 3 questions. तो total compliances के हो गए 16 questions. Then procedures से आए 12 questions. Foreign trade policy से आए 10 questions. Custom tariff act से आए 6 questions. CBLR से आए 4 क्वेश्चंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से आए 3 क्वेश्चंस, AEO से आए 2 क्वेश्चंस एंड GST से आया 1 क्वेश्चन एंड टोटल हो गए 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस में विद माइनस मार्किंग, जब आपके 90 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारी 2024 की सक्सेस पार्टी के हैं। इसमें कुछ बाहर के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया अदर देन दिल्ली, बड़ी दूर दूर से आए, पार्टिसिपेट किया, एंजॉय किया, गेट टुगेदर हुआ। आप देख सकते हैं गैदरिंग को। और ये जो है गांधीधाम की है, हमने विजिट किया था और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई थी गांधीधाम के कैंडिडेट्स को, अहमदाबाद के कैंडिडेट्स को, मुंबई के कैंडिडेट्स को। ये कस्टम हाउस की है स्नैप इंटरव्यू की। अगेन गांधीधाम मुंबई कैंडिडेट्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जाम 2024 की। वन बाय वन हम पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस को समझेंगे, उनके ऑप्शंस पे विचार करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन का कोई आंसर करेक्ट है तो उसके पीछे रीजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following sections of the Custom Act 1962 empowers the central government to make rules consistent with the Custom Act 1962? कौन से सेक्शन में अंडर कस्टम एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है रूल्स बनाने का? देखिए, नॉर्मली तो जिस सेक्शन में वो बात छुपी होती है जिसके लिए रूल्स की जरूरत है वहां लिखा होता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 14 में लिखा हुआ है कि इस सेक्शन के लिए रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जहां नहीं भी लिखा हुआ है वहां अंडर सेक्शन 156 रूल्स बनाए जा सकते हैं। अंडर सेक्शन 157 रेगुलेशंस बोर्ड बना सकता है। रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशन बनाता है बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी 156। अदर ऑप्शंस आर 157, 158 and 154. Your correct answer is C 156. Question number 2. When has India ratified the World Trade Organization's Trade Facilitation Agreement TFA? देखिए TFA जो है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट विद WTO, ये बड़ा गेम चेंजर एग्रीमेंट था
जो इंडिया ने रेटिफाई किया था, साइन किया था अप्रैल 2016 में। तो आपका अल्टरनेटिव्स हैं अप्रैल 2016, अप्रैल 2017, मई 2017, मई 2016। योर करेक्ट आंसर इज ए, अप्रैल 2016। क्वेश्चन नंबर 3, द अमेंडमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री इज नॉट परमिटेड आफ्टर। बिल ऑफ एंट्री में अमेंडमेंट कब नहीं हो सकता है? तो इंपोर्टेड गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, ऑप्शन ए। होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री का क्लियरेंस जब हो चुका हो तब नहीं हो सकता है। इंपोर्टेड गुड्स आर डिपॉजिटेड इन ए वेयर हाउस, जब वेयर हाउस में माल डिपॉजिट कर दिया गया हो तब नहीं हो सकता है। फाइलिंग ऑफ एडवांस बिल ऑफ एंट्री, एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई हो तब नहीं हो सकता है। डी कहता है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और डी कहता है ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अब देखिए इसमें समझने की बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है वो पार्शियली इनकरेक्ट है। पार्शियली इनकरेक्ट इसलिए है कि अमेंडमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 149 ये कहता है कि बिल ऑफ एंट्री में अमेंडमेंट नहीं हो सकता आफ्टर क्लियरेंस, बट उसका जो प्रोविजो है वो ये कहता है पर हो सकता है किन कंडीशंस में। उस कंडीशन में हो सकता है कि जब आपका वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप अमेंडमेंट चाहते हो वो उस समय एग्जिस्टेंस में हो जब ये बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई। इसका मतलब परमिशन तो है बट विद सर्टेन कंडीशंस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, बट स्टिल क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि नॉट परमिटेड। तो क्लियरेंस के बाद अब जो सेक्शन 149 का पहला पैरा जो कहता है वो ये कहता है कि नहीं हो सकता, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, बट ये क्वेश्चन पार्शियली गलत है। तो अगर हम 149 के फर्स्ट पैरे को के बेसिस पे देखें तो इंपोर्टेड गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, जब माल होम कंजम्पशन के लिए निकल गया हो। इंपोर्टेड गुड्स आर डिपॉजिटेड इन ए वेयर हाउस, जब माल वेयर हाउस में रखने के लिए क्लियर हो गया हो। इन दोनों ही केसेस में एज पर फर्स्ट पैराग्राफ नॉट इंक्लूडिंग योर प्रोविजो, तब ये ए और बी करेक्ट का आंसर आता है। और फाइलिंग ऑफ एडवांस बिल ऑफ एंट्री, एडवांस बिल ऑफ एंट्री में जब तक अराइवल नहीं हो जाता तब तक कोई अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं होती, तो उसमें परमिटेड नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो डी जो है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, ये करेक्ट है, बट ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द राइट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द राइट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन। फिल इन द ब्लैंक्स में से चूज करना है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर किस प्रोग्राम के बेसिस पे ये सिस्टम बनाया गया। इसमें ऑप्शंस हैं WCO कोप्स स्टैंडर्ड्स, WCO फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन क्रॉस बॉर्डर, WCO सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स, एंड डी इज WCO कंप्लायंस फ्रेमवर्क। देखिए AEO जो प्रोग्राम है वो सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है। तो यो करेक्ट आंसर इज सी, WCO सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5, as per the explosives rules 2008, within how many days of actual export an exporter or his authorized agent shall submit a copy of bill of lading and return in form RE10 to the chief controller of explosives। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद बिल ऑफ लैडिंग की एक कॉपी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स को कितने दिवस में प्रस्तुत करनी होती है। तो देखिए ये जो एक्सप्लोसिव्स रूल्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि विद इन 21 डेज आपको BL की कॉपी एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट जिसका चीफ होता है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स,
उनको प्रोड्यूस करनी होती है। तो ऑप्शन ए इज 7 days, बी इज 21 days, सी इज 28 days and डी इज 15 days. योर करेक्ट आंसर इज बी, 21 days. Question number 6. Which of the following statement is correct while calculating the time prescribed for filing an appeal against an order under the Custom Act 1962? Correct statement ढूंढना है. Prescribed time for filing an appeal. अपील फाइल करने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है अगेंस्ट एन ऑर्डर, कस्टम ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करने का जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है अंडर कस्टम एक्ट 1962, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. द टाइम फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर में बी एक्सक्लूडेड. ये सभी जगह, हर कोर्ट में, हर अपील में, हर फोरम में ये बात लागू होती है कि सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने में जितना टाइम लगता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है. तो ए इज करेक्ट. बी कहता है अपील कैन बी फाइल्ड ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे इफ द लास्ट डे इज ए गजेटेड हॉलीडे. अगर लास्ट डे गजेटेड हॉलीडे है, मान लीजिए 60 डेज का टाइम मिला हुआ है और 60th डे, लास्ट डे गजेटेड हॉलीडे है, मान लीजिए 2 अक्टूबर है, तो 3 अक्टूबर को ये अपील फाइल की जा सकती है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नीदर ए और बी इज ट्रू. ए और बी दोनों करेक्ट नहीं है. हमने देखा ए और बी दोनों करेक्ट है. डी कहता है बोथ ए एंड बी आर ट्रू. तो ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं. डी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. द इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड shall be paid at what rate? डिलेड रिफंड किस रेट से पेमेंट किया जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है. ए कहता है 15%. दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% होती है. अब बात करते हैं नॉट बिलो 6%. देखिए, ये जो सेक्शन है वो 27A से गवर्न होता है. सेक्शन 27A है ये. उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड रेंज है वो जाती है 5% टू 30%. उसमें जो वर्डिंग आती है वो कहती है नॉट बिलो 5% एंड नॉट एक्सीडिंग 30%. इसी को लेके ये क्वेश्चन बड़ा ही मेटिकुलसली डिजाइन किया हुआ है. बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसने भी बनाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है. और नॉट बिलो 6%, तो वहां जो लिखा हुआ है वो है नॉट बिलो 5%. अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, नॉट एक्सीडिंग 25%, तो वहां जो मेंशन है वो कहता है नॉट एक्सीडिंग 30%. तो 5% से 30% की रेंज है. और जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 6% है, पर यहां लिखा हुआ है नॉट बिलो 6%. तो हमारा सी जो बचता है ऑप्शन, वो कहता है एज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन. और यही कहता है 27A, एज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन जो इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब की हुई है वो प्रिस्क्राइब की है 6%. तो करेक्ट आंसर इज सी, एज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 8. What will be the rate of exchange for purpose of Custom Act 1962? Option A is rate of exchange determined by board CBIC. Option B is rate of exchange determined by World Custom Organization. C is rate of exchange determined by RBI. D rate of exchange determined by World Bank. देखिए, in general, in normal practices, RBI डिटरमिन करता है रेट ऑफ एक्सचेंज. और आरबीआई जो है सारे बैंक्स को वो रेट ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करवाता है. वहीं अगर हम कस्टम के रेट ऑफ एक्सचेंज की बात करें, और ये डेली बेसिस पे आरबीआई करता है, हम कस्टम के एक्सचेंज रेट की बात करें तो कस्टम का एक्सचेंज रेट जो है वो सीबीआईसी प्रिस्क्राइब करता है, सीबीआईसी प्रोवाइड करवाता है.
और नाउअडेज तो आजकल उन्होंने एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम लाया हुआ है, उसमें एवरी डे 6 PM सीबीआईसी प्रोवाइड करवाता है एक्सचेंज रेट। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, rate of exchange determined by the board CBIC. Question number 9. The requirement of delivering arrival manifest is not required for which vessel as per the Sea Cargo Manifest and Transshipment Amendment Regulations 2019. किस वेसल को IGM फाइल करने की जरूरत नहीं है, अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है? ऑप्शंस आर vessel carrying imported goods, option A. Option B, vessel carrying any kind of goods. ऑप्शन सी, vessels carrying imported and exported goods. देखिए, जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा या ट्रांसशिपमेंट होगी या ट्रांजिट शिपमेंट होगी, आपको मैनिफेस्ट में, अराइवल मैनिफेस्ट में, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में उसको डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। देन इसमें से एक ऑप्शन बचता है वेसल्स कैरिंग ओनली कोस्टल गुड्स। तो जब भी कोस्टल गुड्स की हम बात करते हैं तो कोस्टल गुड्स के लिए अराइवल मैनिफेस्ट, डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल नहीं होता। कब नहीं होता? जब प्योरली कोस्टल गुड्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम कोस्टल पोर्ट, राइट? सो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. What are the records to be maintained by licensee as per Regulation 11 of Warehouse Custody and Handling of Goods Regulations 2016? Warehouse Custody and Handling of Goods Regulations 2016 के अनुसार कौन कौन से रिकॉर्ड्स लाइसेंसी को रखने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं? ऑप्शन ए इज record of receipt, handling, storing and removal of any goods into and from the warehouse. माल के आने जाने की, स्टोर की, रिमूव होने की सारी रिसीट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स। देन रिकॉर्ड ऑफ ड्रावल ऑफ सैंपल्स फ्रॉम द वेयरहाउस गुड्स, जितने भी सैंपल्स ड्रॉ हुए वेयरहाउस से, इसका रिकॉर्ड। तो देखिए, सारी रिसीट्स और सारे डिपार्चर्स, रिमूवल, इनके रिकॉर्ड्स तो रखने ही होंगे, अदरवाइज माल का पता नहीं लगेगा, माल जो है गुड्स की अकाउंटिंग कैसे होती। दूसरा, जितने सैंपल्स निकले उनका रिकॉर्ड रखना भी आवश्यक है। देन कॉपीज ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, बिल ऑफ एंट्रीज की कॉपी, शिपिंग बिल्स की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें रखने होते हैं। देन डी कहता है ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ऊपर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो उनको मेंटेन करने होते हैं लाइसेंसी को। क्वेश्चन नंबर 11. A license granted under Private Warehouse Licensing Regulations 2016 is valid till how many years? प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस का लाइसेंस कितने टाइम तक के लिए वैलिड होता है? तो देखिए, अभी प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस का जो लाइसेंस होता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। उसमें रिन्यूअल की कोई जरूरत नहीं होती, जब तक उसको कैंसिल ना कर दिया जाए तब तक उसको रिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, या आपने सरेंडर ना कर दिया हो। ऑप्शंस आर ए 10 years, बी अनलेस इट इज कैंसल्ड, सी टिल ट्रांसफर टू अनदर एंटिटी, डी रिन्यूअल एवरी 5 years। तो ये रिन्यूअल वाला क्लॉज खत्म हो गया है। बी इज योर करेक्ट आंसर, अनलेस इट इज कैंसल्ड। जब तक इसका कैंसिलेशन नहीं होगा तब तक आपको कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12. फिल इन द ब्लैंक्स एंड authorized person under the bill of entry, electronic integrated declaration and paperless processing regulations 2018 includes an employee of the custom broker who has been issued a photo identity card in dash dash under custom broker licensing regulation 2013 or any other regulations dealing with similar matters. देखिए, ऑथराइज पर्सन अंडर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग में
दो लोगों को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का है, ऑथराइज पर्सन का, एक एफ कार्ड होल्डर, दूसरा जी कार्ड होल्डर ऑफ ए कस्टम ब्रोकर, और ये दोनों ही किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए ऑथराइज्ड है, कस्टम के डॉक्यूमेंट्स पे। तो जी कार्ड जो बनता है वो जी कार्ड बनता है फॉर्म जी में। एफ कार्ड इसके ऑप्शंस में है नहीं है, तो ए कहता है फॉर्म डी, फॉर्म आई, फॉर्म जी एंड फॉर्म एच। फॉर्म डी में जो है आपका बॉन्ड डी दिया जाता है। फॉर्म आई में जब आपका लाइसेंस इनएक्टिव हो जाता है तब फॉर्म आई सबमिट करना होता है। फॉर्म जी में जी कार्ड बनता है, फॉर्म एच में एच कार्ड बनता है। ये बात करता है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय में बी एन एफ कार्ड, में बी ए जी कार्ड, में बी ए एच कार्ड। ठीक है, एफ कार्ड का मेंशन इसमें है नहीं। फॉर्म एच वाला बंदा बिल ऑफ एंट्री पे साइन कर नहीं सकता। ऑप्शन बचता है आपका सी, फॉर्म जी। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, the restrictions under courier import and export electronic declaration and processing regulations 2010 shall not apply to which of the following given below? courier import and export regulations 2010 में नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स पे किन में अप्लाई नहीं होगा, किन में ये रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। एक कहता है इंपोर्ट ऑफ एनिमल्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ, प्लांट्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ। आपको पता है कोई भी रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड गुड्स कोरियर के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। तो इंपोर्ट ऑफ एनिमल एंड पार्ट्स देयर ऑफ, ये जो है प्रोहिबिटेड है, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोरियर के थ्रू। देन एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अलग से प्रोविजन है कोरियर रेगुलेशंस 2010 में। जेम्स एंड ज्वेलरी का इंपोर्ट नहीं हो सकता कोरियर के थ्रू, री इंपोर्ट हो सकता है ऑल दो, वो भी सर्टेन लिमिट। एक्सपोर्ट परमिटेड है, तो यहां कहता है एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी ये परमिटेड है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। पर अदर ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पब्लिकेशंस कंटेनिंग मैप्स डिपिक्टिंग इनकरेक्ट बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ऐसा पब्लिकेशन जो इंडिया की बाउंड्री को इनकरेक्टली डिपिक्ट करता हो, तो ये तो ग्रॉसली प्रोहिबिटेड है। इंपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू कोरियर नहीं कर सकते, तो ये भी प्रोहिबिटेड है। सो योर बी इज योर करेक्ट आंसर। एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी इज परमिटेड, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी थ्रू कोरियर। क्वेश्चन नंबर 14, which regulation of sea cargo manifest and transshipment regulations 2018 allows amendment of arrival and departure manifest? अराइवल एंड डिपार्चर मैनिफेस्ट में अमेंडमेंट एससीएमटीआर का कौन सा रेगुलेशन अलाउ करता है? एंड ऑप्शंस आर रेगुलेशन 7, रेगुलेशन 8, रेगुलेशन 5, रेगुलेशन 6। रेगुलेशन 8 जो है उसकी हेडिंग जो है आपके एससीएमटीआर की, वो कहती है अमेंडमेंट ऑफ अराइवल और डिपार्चर मैनिफेस्ट और कंडोनेशन ऑफ डिले। तो रेगुलेशन 8 जो है वो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर मैनिफेस्ट की, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेजिडुअल मेथड ऑफ कस्टम वैल्यूएशन? कस्टम वैल्यूएशन का रेजिडुअल मेथड क्या कहता है, और उस रेजिडुअल मेथड के बेसिस पे इनमें से कौन सा करेक्ट है? ए कहता है द वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू ए कंट्री अदर देन इंडिया। इंडिया के अलावा किसी और कंट्री को अगर कोई माल एक्सपोर्ट हुआ है, उसके बेसिस पे इंडियन इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन किया जा सकता है।
देखिए ये इसमें नहीं लिखा हुआ है कि ये सीवीआर की बात करता है, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स फॉर इंपोर्टेड गुड्स की बात करता है, या कस्टम वैल्यूएशन गुड्स फॉर एक्सपोर्ट गुड्स की बात करता है, इसमें क्लियर नहीं है। बट पहला स्टेटमेंट पढ़ने से हमें ये पता लग जाता है कि ये इंपोर्टेड गुड्स की बात करता है, क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट अगर हो रहा है तो बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है तब इंडिया में इंपोर्ट होगा, और बाहर वाला एक्सपोर्टर किसी और को वो माल बेचता है अदर देन इंडिया, कहीं और सप्लाई करता है, उस प्राइस उस कीमत के बेसिस पे क्या इंडियन इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन किया जा सकता है? बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा डीप क्वेश्चन है। तो उसके बेसिस पे इंडियन इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू का डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे लॉज भी हैं, बहुत सारे केस लॉज भी हैं। The value can be determined based on the price of the goods on the domestic market of the country of exportation. जहां से एक्सपोर्ट हुआ, मान लीजिए जर्मनी से एक्सपोर्ट हुआ, तो क्या जर्मनी के लोकल मार्केट के बेसिस पे इंडियन इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू को डिटरमिन किया जा सकता है? तो कतई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। और ये बात करता है रेजिडुअल मेथड की, तो रेजिडुअल मेथड में ना तो कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट से किसी थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट हुआ हो उसको बेसिस बनाया जा सकता है, ना ही कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट के डोमेस्टिक वैल्यू, डोमेस्टिक प्राइस को बेस बनाया जा सकता है। सी कहता है द वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग रीजनेबल मींस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में अवेलेबल डेटा, वो भी कस्टम के पास जो डेटा अवेलेबल है उसको यूज किया जा सकता है यूजिंग रीजनेबल मींस। तो यही बात कहता है कस्टम्स का रेजिडुअल मेथड, कि जो भी डेटा आपके पास रीजनेबली अवेलेबल है इंडिया में, उसको यूज करके आप उस माल का वैल्यूएशन कर सकते हो जिसकी वैल्यू कस्टम ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दी हो अंडर रूल 12। डी कहता है द वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस इन इंडिया ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में जो माल मैन्युफैक्चर्ड हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसके बेसिस पे उसकी इंडिया में सेलिंग प्राइस को बेस बना के आप वैल्यूएशन कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू कुछ और होती है और इंडियन मार्केट में इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की वैल्यू कुछ और होती है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट आंसर। So your correct answer is C. The value can be determined using reasonable means on the basis of data available in India. Question number 16. An appeal against the order of C state for the determination of any question having a relation to the value of goods for purpose of assessment lies with which authority? देखिए सी स्टेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जब हम अपील में जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है हाई कोर्ट, होता है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ जिनमें इंटरप्रिटेशन की या लॉ में कहीं कोई मिसमैच है, उन केसेस में हाई कोर्ट में अपील फाइल होती है, और क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन के मैटर्स जो है वो जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सी स्टेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में असेसमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई बात है, तो उसकी अपील कहाँ होगी? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शंस आर ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट, एडिशनल सेक्रेटरी आरए, सेटलमेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज डी, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17. The limit of 1 year for claim of refund of custom duty does not apply if 1 ईयर का टाइम होता है आपको रिफंड क्लेम करने का,
कस्टम ड्यूटी का रिफंड अंडर सेक्शन 27, यू हैव ओनली 1 ईयर टू फाइल योर रिफंड। अब ये जो 1 ईयर का टाइम लिमिट है वो कब आप पे इम्पोज नहीं होगा, तो ऑप्शंस हैं आपके, द ड्यूटी और इंटरेस्ट हैज बीन पेड अंडर टेस्ट, द ड्यूटी और इंटरेस्ट हैज बीन पेड voluntarily, the claim shall mandatorily be submitted before the expiry of 1 year, none of option is correct। देखिए, जब भी आप ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट डिपॉजिट करते हो तो उसमें रिफंड क्लेम करने का जो 1 ईयर का टाइम बार है, टाइम लिमिट है, वो खत्म हो जाती है। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, द ड्यूटी और इंटरेस्ट हैज बीन पेड अंडर प्रोटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, the central government has made Carotar Rules 2020, the term Carotar stand for, देखिए 2020 में रूल्स ऑफ ऑरिजिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए Carotar Rules 2020 लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एफटीए पीटीए का जो मिसयूज हो रहा था उसको रोक। अब ये कहता है कि कैरोटार का फुल फॉर्म बताइए, कैरोटार का मतलब क्या है। तो फर्स्ट जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजन्स ओरिएंटेड ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स, ये गलत है। बी कहता है कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स, ये एकदम करेक्ट है। बी। सी कहता है सेंट्रल एग्रीमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ट्रीटी विद एसोसिएटेड रीजन्स, ये भी गलत है। कस्टम्स एग्रीमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ट्रीटी एंड एसोसिएटेड रीजन्स, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज बी, customs administration of rules of origin under trade agreement। Question number 19, within how many months provisional assessment should be finalized by proper officer on the receipt of desired documents report, कितने टाइम में आपका प्रोविजनल असेसमेंट फाइनलाइज कर देगा प्रॉपर ऑफिसर डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट मिलने के। तो दैट इज A 3 months, B 2 months, C 1 month, D 6 months, the provision is for 2 months, so your correct answer is B 2 months। Question number 20, which of the following statement is not correct with respect to foreign trade policy 2023? कौन सा स्टेटमेंट नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के हिसाब से करेक्ट नहीं है? अब यहाँ लिखा हुआ है नहीं है, जहां भी नहीं है लिखा है वहां थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट हो जाएं और उसको बड़े ध्यान से पढ़ें, उसको समझें पहले क्वेश्चन को, तो वो चाहता क्या है, जानना क्या चाहता है, देन आफ्टर यू शुड रिप्लाई। तो इसमें पूछता है कि नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जब तक आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अच्छे से नहीं पढ़ी है इसका आंसर आप नहीं। तो बड़ा डीपली अगर आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ी है तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। तो ये कहता है प्रोजेक्ट imports are excluded from EPCG, yes correct, this is correct, and they are asking for not correct। एंड बी कहता है ऑल आइटम्स विद बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ मोर देन 20% हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैटेगरीज ऑफ इंपोर्ट अंडर सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे जो ऑथराइजेशन इश्यू होते हैं उसमें जिन आइटम्स पे 20% ड्यूटी है उन पे सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ऑथराइजेशन इश्यू नहीं हो सकते। तो दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई क्लॉज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में नहीं है। सी कहता है डायमंड इंडिया लिमिटेड DIL इज वन ऑफ द नॉमिनेटेड एजेंसीज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी स्कीम्स। तो यस इट इज करेक्ट, DIL को नॉमिनेटेड एजेंसीज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी स्कीम में रखा गया है। एंड डी कहता है ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, के सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, that all items with basic custom duty of more than 20% have been included in the list of ineligible categories of import under self-declaration basis। Coming to question number 21, under which section of Custom Act 1962
controlled delivery custom regulations 2022 has been made. कंट्रोल्ड डिलीवरी रेगुलेशंस किस सेक्शंस के अंडर में फॉर्मुलेट हुए हैं पूछ रहा है। तो सेक्शन 107 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 इसमें नहीं बने हैं। सेक्शन 109 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 सेक्शन 109 ए जो है वो कंट्रोल डिलीवरी की बात करता है और इसी के अंतर्गत कंट्रोल डिलीवरी कस्टम्स रेगुलेशंस 2022 फॉर्मुलेट हुए हैं, बने हैं। Section 108 of the Customs Act 1962, Section 110 of the Customs Act 1962. Your correct answer is B. Section 109A of the Customs Act 1962. Question number 22. Fill in the blank where bill of entry is not filed within the time specified in Regulation 4.1 of Bill of Entry, Electronic Integrated Declaration and Paperless Processing Regulations 2018. Importer shall be liable to pay charges for late presentation of bill of entry at the rate of rupees 5,000 per day for initial 3 days of default and the rate of rupees 10,000 per day for each day of default thereafter. देखिए, बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशंस 2018 में ये प्रोविजन है कि फर्स्ट 3 डेज ऑफ वायलेशन पे 5,000 रुपीज पर डे के लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस लगेंगे। देन आफ्टर 3 डेज वो जो चार्जेस हैं वो जस्ट डबल हो जाएंगे, 10,000 रुपीज पर डे हो जाएंगे। सो योर करेक्ट आंसर इज ए 5,000 एंड 15,000। बी कहता है 2,000 10,000। सी कहता है 5,000 10,000। डी कहता है 2,000 5,000। सी इज योर करेक्ट आंसर, 5,000 10,000। क्वेश्चन नंबर 23. For import of narcotics, drugs or psychotropic substance along with the import certificate, which other document is required? Compliances से क्वेश्चन है और compliances से क्वेश्चन ये कहता है कि नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में इंपोर्ट सर्टिफिकेट के अलावा और कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको इंपोर्ट करने के लिए? तो ये कहता है एक्साइज परमिट इशूड बाय डीजीएफटी। डीजीएफटी कभी एक्साइज परमिट इशू नहीं करता। एक्साइज परमिट इशू करता है कौन? एक्साइज डिपार्टमेंट। तो डीजीएफटी ये इनकरेक्ट है। एक्साइज परमिट इशूड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स जो है वो इंपोर्ट परमिट इशू करता है, तो एक्साइज परमिट इशू नहीं करता। एक्साइज परमिट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक्साइज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है और एक्साइज परमिट इशूड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, एक्साइज परमिट इशूड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24. Fill in the blank as per Customs Act 1962. Indian Customs Portal extend up to a limit of, देखिए इंडियन कस्टम्स बॉर्डर कहाँ तक इस लिमिट एक्सटेंडेड है ये पूछता है। और आपके कस्टम एक्ट की सेक्शन 2 के सबसेक्शन 28 में इंडियन कस्टम्स बॉर्डर्स की डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन कहती है कि आपका इंडियन कस्टम्स बॉर्डर्स जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक फैला हुआ है और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो लिमिट है वो है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कहता है 100 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। बी कहता है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। सी कहता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। डी कहता है 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। 12 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है वो टेरिटोरियल वाटर होता है। 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिगुअस जोन होता है एंड 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन कस्टम्स बॉर्डर्स होता है।
तो सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following acts are not covered under the intellectual property rights imported goods rules 2018? इनमें से कौन सा एक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कवर्ड नहीं है? द कॉपीराइट एक्ट 1957 ये कवर्ड है। द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 ये भी कवर्ड है। द पेटेंट एक्ट 1970 इसको 2018 में हटा दिया गया है। द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 ये भी कवर्ड नहीं है। तो जो ये भी कवर्ड है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो पेटेंट एक्ट 1970 है, जो अब कवर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, in case of goods consisting of articles liable to different rates of duty, the customs duty will be calculated as follows. सेक्शन 19 की बात करता है। सेक्शन 19 हमें बताता है कि अगर अलग अलग डिफरेंट रेट्स ऑफ ड्यूटीज, अलग अलग रेट ऑफ अगर एक कॉम्बो सेट पे, तो वो कॉम्बो सेट पे किस रेट से ड्यूटी चार्जेबल हो, ये बताता है सेक्शन 19। यही क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ आर्टिकल्स लायबल टू डिफरेंट रेट्स ऑफ ड्यूटी, द कस्टम्स ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ए कहता है इफ सफिशिएंट एविडेंस इज प्रोड्यूस्ड, ड्यूटी विल बी डिटरमिन्ड एट द लोएस्ट ऑफ सच रेट्स ऑन सच आर्टिकल्स। अगर एविडेंसेस दे दिए जाएं सफिशिएंट, तो लोएस्ट रेट से चार्ज होगी, ये इनकरेक्ट है। भी कहता है if sufficient evidence is produced, duty will be determined at the highest of such rate on all such articles। अगर एविडेंसेस प्रॉपर दिए जाएं, सफिशिएंट पर्याप्त एविडेंस दिए जाएं, तो हाईएस्ट रेट से ड्यूटी चार्जेबल होगी, ये भी गलत है। if sufficient evidence is produced, such articles shall be chargeable duty separately at the rate applicable to it। एक्चुअली में क्या है, जब कॉम्बो आता है तो कॉम्बो में ड्यूटी चार्जेबल जो होती है वो हाईएस्ट रेट ऑफ ड्यूटी होती है। बट अगर आप उस कॉम्बो में से किसी आर्टिकल का की अलग से वैल्यू बता पाए, आप प्रोड्यूस कर पाए, उसके लिए सफिशिएंट एविडेंस, तो उस पे जो एप्लीकेबल ड्यूटी होगी, भले ही वो लो हो या हाई हो, वो चार्जेबल हो जाएगी। सो सी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज नन ऑफ द एबव। The exemption of custom duty to any imported goods granted under Section 25(1) of the Custom Act is generally valid up to custom duty में जो exemption notifications होते हैं under Section 25(1), वो उनकी वैलिडिटी के बारे में सवाल करता है, कब तक वैलिड होते हैं। तो सेक्शन 25 में जो एक एक्सेप्शन लिस्ट दी हुई है, उस एक्सेप्शन लिस्ट के अलावा जितने नोटिफिकेशन थे वो आफ्टर 2 इयर्स, जो भी पहला 31 मार्च आएगा वहां तक वैलिड हो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ग्रांट, द एग्जाम्पशन इज वैलिड अनलेस रिसाइन डाइड, 31st day of March falling immediately after 2 years from the date of such grant, 31st day of March of the financial year from the date of such grant। C is your correct answer, 31st day of March falling immediately after 2 years from the date of such grant। Question number 28, choose the right answer to fill the blanks। करेक्ट आंसर को आपको चूज करना है फिल द ब्लैंक के लिए। The import of hazardous waste may be allowed to actual user with blank of the exporting country and shall require the dash dash of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। hazardous waste जब भी import होगा तो वहां से
PSIC आता है आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन से, एक्सपोर्टिंग कंट्री से PSIC आएगा, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट PIC आएगी, एंड आपको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ इंडिया में। तो ए देख लेते हैं, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट एंड प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री से आता है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। बी कहता है परमिशन फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये भी गलत है। सी कहता है एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट एंड BIS परमिट, तो BIS हजारडुअस वेस्ट के लिए नहीं है, ये भी गलत है। ठीक कहता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट PIC from exporting country and permission of the Ministry of Environment, ये डी जो है वो करेक्ट आंसर है विद रिगार्ड टू योर hazardous waste। क्वेश्चन नंबर 29, the copies of import certificate in relation to narcotics drugs shall be supplied to, नारकोटिक्स ड्रग्स की कॉपीज किसको सप्लाई की जाएंगी? तो ए कहता है कमिश्नर ऑफ कस्टम, कमिश्नर ऑफ कस्टम को। बी कहता है कंसर्न अथॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री की कंसर्न अथॉरिटी को। एंड सी कहता है ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एंड डी कहता है ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए जब भी नार्कोटिक्स ड्रग्स आप इंपोर्ट करते हो तो ये जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं सभी को एक एक कॉपी जाए, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट आंसर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक। द ड्रॉबैक इज पेड टू एन एक्सपोर्टर अंडर सेक्शन डैश डैश ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। देखिए ड्रॉबैक जो मिलता है वो सिर्फ 2 सेक्शंस में मिलता है, सेक्शन 74 में री एक्सपोर्ट पे और सेक्शन 75 में ड्रॉबैक ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड अदर ऑपरेशंस पे। तो ए कहता है 79 सेक्शन 79, बी कहता है सेक्शन 76, सी कहता है सेक्शन 75, डी कहता है सेक्शन 78। सेक्शन सी, सेक्शन 75 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, IRN and DRN in E-संचित stands for। IRN and DRN E-संचित में किसको कहा जाता है? A is internal reference number, delivery reference number, this is incorrect. Then image reference number, document reference number, this is correct. Internal receipt number, document reference number, it is incorrect. Image reference number, delivery reference number, this is also incorrect. So your correct answer is B, image reference number मतलब होता है IRN, document reference number होता है DRN। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ अपेडा? अपेडा का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखते हैं आंसर्स। ए कहता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसमें एग्रीकल्चर के बाद प्रोडक्ट्स फूड आ गया, ये होता है प्रोसेस्ड फूड, तो ये इनकरेक्ट है। एग्रीकल्चरल एंड पैकेज्ड फूड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये फूड इंजीनियरिंग उसमें नहीं आता, ई से एक्सपोर्ट होता है, ये भी गलत है। एंड पैकेज्ड नहीं होता, प्रोसेस्ड होता है। सी है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिस इज करेक्ट आंसर। D is agricultural packaging engineering development authority, this is also incorrect, so your correct answer is C for APEDA। question number 33, which of the following statements are correct as per Custom Act 1962? The confiscation of smuggled goods can be undertaken
without limit by Commissioner of Custom. B is the confiscation of smuggled goods can be undertaken without limit by Joint Commissioner of Customs. C is the confiscation of smuggled goods can be undertaken without limit by Deputy Commissioner of Customs. C. As per Section 122 of Customs Act, adjudication of confiscation and penalties, it is clearly prescribed that confiscation of smuggled goods can be undertaken without limit by Principal Commissioner of Custom, Commissioner of Custom, Joint Commissioner of Custom, but that do not includes Deputy Commissioner of Customs. So your A and B are correct, C is incorrect, and D is your correct answer. Both A and B are correct. Question number 34. Under which section of the Custom Act 1962 the proper officer may reassess the duty leviable on imported goods? Reassessment किस section में होता है under Customs Act? All of you are aware that reassessment done under section 17 subsection 4. So options are section 17, section 12, section 14, section 18. Your correct answer is A, section 17. Question number 35. How many doses of any single drug under Drugs and Cosmetics Rules 1945 as amended are permitted in normal cases to be imported as part of bona fide baggage of passenger for personal use, which are otherwise prohibited under Section 10 of Drugs and Cosmetics Act 1962? बैगेज में पर्सनल यूज के लिए कितनी दवाई के डोजेस एक व्यक्ति ला सकता है? तो वो डोजेस जो प्रिस्क्राइब्ड हैं अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, वो डोजेस प्रिस्क्राइब्ड है 100 एवरेज डोजेस. ऑप्शंस चेक करते हैं. ए इज 100 एवरेज डोजेस, B 150 average doses, C 200 average doses, and D none of the above. A is your correct answer, 100 average doses. Coming to question number 36. What is applicability of custom duty on jetsam? Jetsam, flotsam जो होते हैं माल, उनको imported goods माना जाता है और उन पे उसी तरह से ड्यूटी इंपोज होती है, उसी प्रकार से ड्यूटी इंपोज होती है जैसे नॉर्मल इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी इंपोर्ट पे लगती है. तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं द आर्टिकल्स will be charged to duty unless proved to proper officer that they are entitled to be admitted duty free. ड्यूटी लगेगी उन पे जब तक कि ये प्रूव ना कर दिया जाए कि ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होने के लिए एंटाइटल्ड है. और बी कहता है द आर्टिकल्स विल बी ट्रीटेड एज इफ दे वर इंपोर्टेड इनटू इंडिया. आर्टिकल्स को ऐसे माना जाएगा जैसे वो इंपोर्टेड है इंडिया में. द आर्टिकल्स विल नॉट बी चार्ज टू ड्यूटी. द आर्टिकल्स विल बी हैंडेड ओवर टू द स्टेट अथॉरिटीज. सेक्शन 21 गुड्स डेरेलिक्ट रैक एटसेट्रा. सेक्शन 21 ये प्रिस्क्राइब करता है कि कोई भी माल जो डेरेलिक्ट है, जेटसम है, फ्लोटसम है, रैक है, जब भी इंडिया में आएगा shall be chargeable to duty as if they were imported into India. जैसे कि उनको मान लिया गया है कि इंपोर्टेड है इंडिया में, उस तरीके से ड्यूटी लगेगी. Unless it is shown to the satisfaction of the proper officer that they are entitled to be admitted duty free under this act. ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका एज इट इज सेक्शन 21 की कॉपी है, so that's why it is correct. Then B is also correct, but
ऊपर जो कहता है वो कस्टम ड्यूटी के बारे में बात करता है, और ए जो ऑप्शन है वो भी कस्टम ड्यूटी के बारे में बात करता है। बी जो ऑप्शन है, द आर्टिकल्स विल बी ट्रीटेड एज इफ दे वर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, ये इंपोर्टेशन की इवेंट की बात करता है, ये ड्यूटीएबिलिटी की बात नहीं करता, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर। सी और डी रिलेवेंट है नहीं। तो द आर्टिकल विल नॉट बी चार्ज टू ड्यूटी, ड्यूटी तो चार्जेबल है उस पे, ऊपर ही लिखा हुआ है, सेक्शन 21 प्रिस्क्राइब करता है। देन डी, द आर्टिकल्स विल बी हैंडेड ओवर टू द स्टेट अथॉरिटीज, स्टेट अथॉरिटीज को हैंडेड ओवर नहीं किया जाएगा, वो कस्टम का माल होगा, और कस्टम अगर कोई नहीं मिलेगा तो कस्टम उसको ऑक्शन कर देगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो सबसे सही ऑप्शन हो वो सिलेक्ट करें। अवेटमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इन केस ऑफ डैमेज्ड इंपोर्टेड गुड्स शैल बी एप्लीकेबल इफ, अवेटमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी किस केस में एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 22, उसकी कंडीशंस, इसमें से जो नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें कंडीशंस दी हुई हैं, कौन सी कंडीशंस करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। इंपोर्टेड गुड्स हैड बीन डैमेज्ड एट एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया, ड्यूरिंग या बिफोर, अनलोडिंग से पहले या अनलोडिंग के टाइम पे अगर माल डैमेज हुआ है तो मिलेगा, तो यस मिलेगा, क्योंकि 22 की के 1 की कंडीशन ए ये प्रिस्क्राइब करती है। बी कहता है इंपोर्टेड गुड्स हैड बीन डैमेज्ड एट एनी टाइम आफ्टर अनलोडिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया बट बिफोर एग्जामिनेशन, ये भी करेक्ट है। एग्जामिनेशन के पहले तक अगर ये पता लग जाता है कि माल आपका डैमेज हो चुका है, डिटेरियोरेट हो चुका है, तभी आपको बेनिफिट मिलता है अवेटमेंट का। सी कहता है एनी वेयर हाउस गुड्स हैड बीन डैमेज्ड एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, ये सी जो है ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब माल वेयर हाउस्ड गुड्स होता है तो वेयर हाउस्ड गुड्स के केस में इनको थोड़ी सी लिबर्टी मिली हुई है कि जब माल वेयर हाउस में जब तक रखा रहेगा तब तक अवेटमेंट का बेनिफिट मिलेगा, भले किसी एक्सीडेंट की वजह से हो। तो ए बी सी तीनों करेक्ट कंडीशंस हैं एज पर सेक्शन 22, सेम कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब्ड विद इन दैट सेक्शन। डी कहता है ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, an appeal against the order of commissioner appeal in case involving import of goods as baggage lies with whom under custom act। देखिए यहाँ दो तीन चीजें हैं जो आपको नोट करने की है। पहली बात, कमिश्नर अपील ने एक ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट में आपको अपील फाइल करनी है। अब ये कहता है अपील कहाँ फाइल होगी, अगर ऑर्डर कमिश्नर अपील ने पास किया हुआ है और सब्जेक्ट मैटर जो है वो बैगेज है, तो आपको पता है कि देयर आर 3 केसेस वेयर अपील कैन नॉट बी फाइल्ड इन सी स्टेट, शॉर्ट शिपमेंट, बैगेज एंड ड्रॉबैक। ये 3 ऐसे केसेस हैं, अगर कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट में अपील सी स्टेट में फाइल नहीं होगी, वो जाएगी रिवीजन में बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ए ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव, बी कहता है सी स्टेट, सी कहता है एडिशनल सेक्रेटरी रिवीजनरी अथॉरिटी, डी कहता है जूरिडिक्शनल हाई कोर्ट। तो ये जो रिवीजन फाइल होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी रिवीजनरी अथॉरिटी के पास फाइल होता है। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, as per Carotar 2020, what is minimum period for which an importer is required to keep origin related documents related to form first? फॉर्म फर्स्ट से रिलेटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब तक इंपोर्टर को प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे अंडर कैरोटार 2020, एंड द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर कैरोटार इज 5 years, so we will see the options. A, 2 years from the date of filing of bill of entry, 10 years from the date of filing of bill of entry,
5 years from the date of filing of bill of entry, and none of the above. Your correct answer is C, 5 years from the date of filing bill of entry. Question number 40. Fill in the blanks. ITC-HS is aligned 8 dash dash level with international harmonized system. Goods nomenclature maintained by World Custom Organization. वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने ITC-HS जो बनाया है, इंडियन ITC जो है, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, वो कितने डिजिट्स तक उसके साथ मैच करता है, अलाइन करता है? तो आप सभी को पता है कि 6 डिजिट तक WCO के HS से ITC-HS इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम अलाइन करता है. Your options are A 6 digit, B 2 digits, C 4 digits, and D 8 digits. Your correct answer is A 6 digits. Coming to question number 41. Which rule under General Rules of Interpretation provides for the section notes, chapter notes to be used while classifying a product? कौन सा रूल GIR का, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का, ये कहता है कि चैप्टर नोट्स एंड सेक्शन नोट्स क्लासिफिकेशन करते हुए कंसल्ट किए जाएंगे, रेफरेंस लिया जाएगा उनसा? तो वेरी फर्स्ट रूल जो है, पहला रूल जो है, वो ये कहता है हेडिंग्स और चैप्टर नोट्स, सेक्शन नोट्स, इनको आपको देख के ही क्लासिफिकेशन प्राइमरीली करना है, एंड दैट इज ए रूल 1. Other options are rule 4, rule 3, rule 2. So rule 1 is your correct answer. Coming to question number 42. Importer Exporter Code IEC can be cancelled by. IEC को कौन कैंसल कर सकता है? तो देखिए, IEC ग्रांट कौन करता है? अंडर सेक्शन 7 ऑफ FTDR एक्ट IEC जो ग्रांट करता है वो DGFT करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. जो व्यक्ति ग्रांट करता है वही कैंसिल कर सकता है. अब ए देखिए, चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स नहीं कर सकता. बी एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी नहीं कर सकता. डायरेक्टर जनरल DGFT कर सकता है, CBIC नहीं कर सकता. देन योर करेक्ट आंसर इज सी, डायरेक्टर जनरल DGFT. क्वेश्चन नंबर 43. When a bill of entry is deemed to be filed as per regulation 4 sub-regulation 2 of the bill of entry electronic integrated declaration and paperless processing regulations 2018, बिल ऑफ एंट्री को कब फाइल किया हुआ माना जाएगा? ऑप्शन ए इज ए बिल ऑफ एंट्री नंबर इज जनरेटेड बाय द सिस्टम. दिस इज करेक्ट आंसर. देन बी इज ए एंट्री इनवर्ड नंबर इज जनरेटेड बाय द सिस्टम. एंट्री इनवर्ड का आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग से कोई लेना देना नहीं है. एंट्री इनवर्ड का लेना देना है आपकी IGM की फाइलिंग से. A QR कोड इज जनरेटेड बाय द सिस्टम. फाइनली जब बिल ऑफ एंट्री जब फाइनल हो जाती है, आउट ऑफ चार्ज मिलता है, तब QR कोड सिस्टम जनरेट करता है. डी, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. सो योर करेक्ट आंसर इज ए बिल ऑफ एंट्री नंबर इज जनरेटेड बाय द सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 44. द वैल्यू ऑफ डिटेरियोरेटेड इंपोर्टेड गुड्स may be ascertained as under. Again a question from section 22. सेक्शन 22 में प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि दो तरीके हैं आपकी डिटेरियोरेटेड या डैमेज्ड गुड्स के वैल्यूएशन के. पहला, प्रॉपर ऑफिसर जो कहता है उसकी बात मान लो, वो कहता है कि ये आइटम अब डैमेज होने के बाद इतने % इसकी वैल्यू रह गई, तो आप मान लो. अगर आप नहीं मानते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो आइटम है आपका, उसका ऑक्शन कर देते हैं, और ऑक्शन करने के बाद जितना पैसा मिलेगा वो उसकी वैल्यू मान ली जाएगी, और उस वैल्यू पे ही आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. एक कहता है द वैल्यू ऑफ सच गुड्स विल बी ग्रॉस सेल प्रोसीड्स एज सोल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर बाय पब्लिक ऑक्शन और बाय टेंडर. करेक्ट है.
बी कहता है द वैल्यू ऑफ सच गुड्स मे बी ascertained बाय द प्रॉपर ऑफिसर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द वैल्यू ऑफ सच गुड्स विल बी एज पर द डिक्लेरेशन मेड बाय द इम्पोर्टर, ये इनकरेक्ट है। डिक्लेरेशन जो उसने फाइल किया इम्पोर्टर ने वो फुल वैल्यू के लिए किया था, अब माल डैमेज हो गया है तो ये वैल्यू सी वाली कंसीडर नहीं होगी, तो ए या बी में से कोई एक वैल्यू कंसीडर होगी। सो डी, ईदर ऑप्शन ए और बी एट द option of the owner of such goods is your correct answer. Coming to question number 45. A cosmetics shall be deemed to be misbranded if, ये misbranded वाला क्वेश्चन पिछले 5 years में 3 times आया है, और misbranded ये जो है बड़ा कंफ्यूज करता है आपको। तो कॉस्मेटिक्स में अगर कोई ऐसा कलर मिला दो जो प्रिस्क्राइब नहीं है कॉस्मेटिक्स के लिए, तो वो मिसब्रांडेड हो जाता है। ए कहता है इफ इट कंटेन्स ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। बी कहता है इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू अनदर कॉस्मेटिक। तो ये आईपीआर का वायोलेशन हुआ, ये मिसब्रांडेड नहीं हुआ। और बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। डी कहता है नीदर ए और बी इज करेक्ट। अब देखिए होने को तो बी वाला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, बट चूंकि आपके जो रूल्स रेगुलेशंस जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो कहते हैं कि अगर उसमें कोई अलग से कलर मिला दोगे जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो वो मिस ब्रांडेड माना जाएगा। तो हमको उन रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46. As per the definition under Customs Act 1962, the market price of the goods is defined as, तो मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स जो डेफिनेशन में दिया हुआ है वो होलसेल प्राइस ऑफ द गुड्स को मार्केट प्राइस कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए वेटेड मीन प्राइस ऑफ गुड्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड इन इंडिया, दिस इज नॉट करेक्ट। होलसेल प्राइस ऑफ द गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड इन इंडिया, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। होलसेल प्राइस को ही मार्केट प्राइस कहते हैं। सी कहता है एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंडिया, एवरेज प्राइस इसको भी नहीं कहते। रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड इन इंडिया, ये भी इनकरेक्ट है। सो योर करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 47. Which of the following is not correct for customs import of goods at concessional rate of duty rules 2017 IGCR rules as amended? अब आईजीसीआर के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द इम्पोर्टर सेल फाइल मंथली स्टेटमेंट ऑन द कॉमन पोर्टल। देखिए जब आप आईजीसीआर का बेनिफिट लेते हो तो कितना माल आपका इंपोर्ट हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, उसका एक मंथली स्टेटमेंट आपको फाइल करना होता है। सो ए इज करेक्ट। एंड ये क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। तो जो करेक्ट है वो आपका आंसर नहीं है, और ए करेक्ट है इसलिए ए आपका आंसर नहीं है। बी कहता है द इम्पोर्टर सेल फाइल इंटीमेशन टू प्रॉपर ऑफिसर व्हेन सेंडिंग गुड्स फॉर जॉब वर्क। जॉब वर्क के लिए जब माल भेजा जाएगा तब इंटीमेशन इंपोर्टर को देना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर को। फॉर एवरी जॉब वर्क इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। जो आपका की डिटेल्स जाएगी वो कॉमन पोर्टल पे मंथली स्टेटमेंट के साथ जाएगी। सो दिस इज इनकरेक्ट। सी कहता है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बेस्ड परमिशन एंड इंटीमेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सी जो है वो करेक्ट है क्योंकि मंथली स्टेटमेंट सिर्फ आपको देना होता है, आपको ट्रांजैक्शन बेस्ड परमिशन या इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं होती। डी कहता है द आईजीसीआर आइडेंटिफिकेशन नंबर आईआईएन नंबर is to be quoted by importer while filing the bill of entry in order to claim the benefit of the notification। आईआईएन नंबर हर शिपमेंट में आपको कोट करना होता है। आईजीसीआर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर आईजीसीआर, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर जो हुआ वो हुआ बी। नाउ 48 is a very easy question.
The export tariff comes under which schedule of Custom Tariff Act 1975? Import schedule Schedule 1 है, export schedule Schedule 2 है. तो options are Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, none of the above. Schedule 2 is your correct answer. Question number 49. As per customs valuation determination of value of imported goods rules 2007, the cost of transport of imported goods to the place of importation will include. देखिए CVR से क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2007 से. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्रेट लगेगा आपका, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम कंट्री ऑफ ओरिजिन टू द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मतलब वो जगह जहां पे आपकी क्लियरेंस होनी है. बिल इंक्लूड, उसमें क्या क्या शामिल होगा? तो देखिए शिप डैमरेज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल. नॉर्मली डैमरेज चार्जेस शिप के इंक्लूडेबल नहीं है, बट जब चार्टेड वेसल हो तो उसके डैमरेज चार्जेस इंक्लूडेबल हैं. तो ये आपके शिप डैमरेज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल इंक्लूड होंगे. दूसरा बार्ज चार्जेस भी सीबीआर में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि बार्ज चार्जेस इंक्लूड होंगे. एंड आपका सी ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड बी. दिस इज योर करेक्ट आंसर. फ्रेट के साथ अगर चार्टर्ड वेसल है तो शिप डैमरेज चार्जेस इंक्लूड होंगे, बार्ज चार्जेस इंक्लूड होंगे, दोनों इंक्लूड होंगे. एंड डी इज नीदर ए नॉर बी. सो योर करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. Question number 50. Which of the following condition is not correct with respect to arrest in custom offense? Custom offense में नीचे लिखी हुई कंडीशंस में अरेस्ट के लिए इनकरेक्ट कंडीशन कौन सी है, जो करेक्ट नहीं है? ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और इसमें आपकी बहुत सारी नॉलेज रिक्वायर्ड है. ये कहता है केसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉडुलेंट अवेलमेंट ऑफ ड्रॉबैक इफ द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इज ₹2 करोड़. 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर ड्रॉबैक फ्रॉडुलेंटली आपने अवेल किया है तो आपका अरेस्टेशन हो सकता है. तो यस करेक्ट, ये कंडीशन है आपकी सेक्शन 104 में कि अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रॉबैक आपने फ्रॉडुलेंटली लिया है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है. बी कहता है केसेस ऑफ आउटराइट स्मगलिंग ऑफ हाई वैल्यू गुड्स सच एज प्रेशियस मेटल्स वेयर वैल्यू ऑफ ऑफेंडिंग गुड्स इज ₹50 लाख और मोर. यस, हाई वैल्यू गुड्स के लिए दिस इज करेक्ट. और हाई वैल्यू गुड्स में भी ये जो 50 लाख रुपीस की जो कंडीशन है वो अगर फुलफिल होती है, हाई वैल्यू गुड्स है, प्रोहिबिटेड गुड्स है, तो 50 लाख रुपीस अगर वैल्यू है तब भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है. सी कहता है केसेस रिलेटेड टू इंपोर्टेशन ऑफ ट्रेड गुड्स अप्रेजिंग केसेस इन्वॉल्विंग मिस डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 123 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 where the market value of offending goods is 1 करोड़ और मोर. देखिए जब सेक्शन 123 की बात होती है और सेक्शन 123 में जो माल है जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है गोल्ड है, वॉचेस है, सिल्वर बुलियंस हैं, सिगरेट्स हैं. अगर सेक्शन 123 के ये जो 4 आइटम्स हैं इनकी स्मगलिंग होती है, आउटराइट स्मगलिंग है या वायलेशन ऑफ प्रोहिबिशन है और वो 50 लाख रुपीस से ज्यादा का है तो अरेस्टेशन हो सकता है. यहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो 1 करोड़ रुपीस दी हुई है, इसलिए ये इनकरेक्ट है. डी कहता है केसेस रिलेटेड टू इंपोर्टेशन ऑफ ट्रेड गुड्स अप्रेजिंग केसेस वेयर द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑफेंडिंग गुड्स इज 2 करोड़ और मोर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अप्रेजिंग केसेस के केस में अगर अप्रेजिंग के केसेस हैं
2 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू का माल है तब अरेस्टेशन हो सकता है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। ये थे आपके फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जाम 2024। क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 आई विल बी कंप्लीटिंग वेरी सुन। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 5th ऑफ नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। नीचे की स्लाइड में हमारी डिटेल्स शो होंगी। आप कोई भी मीडियम यूज करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।